हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में आपको मालूम है इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो ये इतिहास जो पढ़ाया जा रहा है उसमें का पाठ दूसरा चल रहा है, अध्याय दूसरा। तो दूसरा अध्याय जो है भारत में राष्ट्रवाद। तो दूसरा अध्याय का आज का लास्ट टॉपिक है सामूहिक अपनत्व की भावना। ये दूसरे अध्याय का लास्ट टॉपिक। तो सामूहिक अपनत्व की भावना मतलब कि सामूहिक अपनेपन की भावना राष्ट्रवाद जो देश में स्टार्ट हुआ था उसमें राष्ट्रवाद कैसे स्टार्ट हुई, सभी लोगों ने किस तरह से उसमें अपना योगदान दिया, उसी बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला इसमें का पॉइंट है राष्ट्रवाद की भावना। देखिए, जब राष्ट्रवाद की भावना पनपती है, किसी भी देश में जब राष्ट्रवाद की भावना पनपती है, जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, यानी कि जब वे किसी देश को अपना देश मानने लगते हैं, मतलब कि उसको अपने परिवार की तरह मानने लगते हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, तब क्या होता है, राष्ट्रवाद पनपता है, तब उस देश में राष्ट्रवाद पनपता है। तो लेकिन जो राष्ट्र के लोग के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है, विभिन्न समुदायों में रहने वाले लोग, क्योंकि किसी भी देश में ऐसा तो नहीं कि एक ही समुदाय के लोग रहते होंगे, विभिन्न समुदाय के लोग रहते होंगे, विभिन्न भाषाएं बोलते होंगे, विभिन्न क्षेत्रों में रहते होंगे। तो ये विभिन्न रूप से अलग अलग होते हैं, इनकी हर बातें भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, मतलब कि बहुत सारे धर्म के आधार पे ये अलग होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वह जब देश के बारे में कोई बात होती है, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने की बात होती है, तो सभी लोग मिलकर एक हो जाते हैं। तो इसी तरह से राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। देखिए, सामूहिक अपनेपन की यह भावना जो है वो आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलने से पैदा होती है। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी होती हैं। मतलब कि ये जो भावना पनपती है वो किसी एक व्यक्ति के होने से, किसी एक व्यक्ति के करने से राष्ट्रवाद स्टार्ट नहीं होता है। कोई एक व्यक्ति उसकी शुरुआत जरूर कर सकता है, लेकिन जब राष्ट्रवाद पनपेगी तो वह पूरे देश के नागरिकों का उसमें योगदान होगा। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, एक व्यक्ति राष्ट्रवाद की शुरुआत कर सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद जब फैलता है तो पूरे देश के लोग उसमें शामिल होते हैं। तो जो राष्ट्रवाद होता है लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे जब भारत में राष्ट्रवाद शुरू हुआ तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे किसी एक समूह ने उसमें अपना योगदान दिया, धीरे धीरे ऐसे ऐसे होते हुए वो पूरे भारत में फैल गया था। तो इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र, ये सभी ने क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने में क्या किया, अपना योगदान दिया। यानी कि इतिहास ने, साहित्य ने, लोक कथाओं ने, गीतों ने, चित्रों ने, इन सभी ने राष्ट्रवाद की भावना को बलवत किया, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो राष्ट्रवाद की भावना जब फैली तो धीरे धीरे उसकी शुरुआत हुई, और उसके बाद उसने क्या किया, अपना उग्र रूप लिया, और पूरे भारत में वो धीरे धीरे फैल गया। अब यह है कि जो राष्ट्रवाद फैला, पिछले अध्याय में हम पढ़े हैं कि उसमें किन किन लोगों ने योगदान दिया, किसानों ने, गरीबों ने, श्रमिकों ने। उसके अगले वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे, मुसलमानों ने, फिर छोटे जातियों के लोगों ने, उन सभी ने अपना अपना योगदान दिया था। अब अगला जो पॉइंट है वो है भारत की पहचान भारत माता के रूप में। जो भारत माता की पहचान हुई वो कैसे, भारत की पहचान हुई कैसे, भारत माता के रूप में हुई। जैसे कि राष्ट्र की जो पहचान होती है सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक छवि गढ़ने में मदद मिलती है, जिसके जरिए वो राष्ट्र की पहचान कर सकते हैं। तो भारत को किस संज्ञा, भारत को किस देश की संज्ञा दी गई, एक राष्ट्र के रूप में और एक भारत माता की संज्ञा दी गई थी।
राष्ट्रवाद का विकास जो हुआ था वो भारत माता की पहचान पे हुआ था, यानी कि भारत माता की छवि के रूप में वह होने लगी थी। राष्ट्रवाद जो भारत में फैली थी वो किस रूप में हुई थी? भारत माता की छवि के रूप में। और यह तस्वीर जो बनाई गई थी वह किसके द्वारा बनाई गई थी? यह तस्वीर जो बनाई गई थी वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। यह तस्वीर किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये वो तस्वीर है जिसे किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था। ये क्या, इसमें क्या दिखाया गया? इसमें भारत माता को दिखाया गया है और ये कैसी हैं? एक सन्यासिनी के रूप में इन्हें दिखाया गया है। भारत माता को जो दिखाया गया वो कैसे दिखाया गया है? एक सन्यासिनी के रूप में, जिसकी जिसकी चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया था। तो और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कब? 1870 ईस्वी के, यानी कि 1870 के दशक में उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। और यह वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? उनका जो उपन्यास था, बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल कर लिया था। उनका जो एक उपन्यास था, इसका क्या नाम था? आनंद मठ। तो उसमें उन्होंने क्या किया था? इस रचना को, इस गीत को, इस राष्ट्रीय गीत को शामिल कर लिया था। और यह गीत बंगाल में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन के रूप में गाया गया। यानी कि जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया तो यह गीत बंगाल में खूब जोर शोर से गाया गया। अब जब स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर ने एक भारत माता की छवि को चित्रित किया। इसके पश्चात रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, जिन्होंने राष्ट्रगीत राष्ट्रगान लिखा है, उन्होंने क्या किया? भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। और इस पेंटिंग में उन्होंने क्या किया? भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया। मैंने पीछे बताया कि भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में उन्होंने क्या किया? दर्शाया है, जिसमें वह एक सन्यासी हैं और उन्हें शांत रूप में दिखाया गया है, गंभीर रूप में दिखाया गया है, एक देवी के रूप में दिखाया गया। जो ये पेंटिंग है वो किसके द्वारा बनाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो आगे चलकर यही छवि क्या हुई? एक बड़े पैमानों पर तस्वीरों के रूप में उतारा जाने लगा। यानी कि भारत, इसके पश्चात ही इन्हें भारत माता की संज्ञा दी गई और हर जगह पे इसी प्रकार का चित्र पूरे भारत में दिखाया जाने लगा। विभिन्न कलाकारों ने भी ये तस्वीर बनाने, यानी कि जो भारत के अन्य जो कलाकार थे वो, उन्होंने भी क्या किया? तस्वीर बनाना शुरू कर दिया। अब भारत माता की जो छवि थी विविध रूप में ग्रहण करती गई और इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रवाद का आस्था प्रतीक माना जाने लगा। यानी कि अब इनकी एक तरह से क्या कहें, पूजा भी की जाने लगी। इन्हें एक भारत माता की संज्ञा दी गई, इनको एक माता के रूप में दर्शाया गया। इनकी हम कह सकते हैं कि पूजा भी की जाने लगी। तो ये थी भारत माता, जिनको किसने बनाया था, किसने चित्रित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा था। भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। अब अगला पॉइंट क्या है? लोक कथाओं को पुनर्जीवित करके आंदोलन का विस्तार। यानी कि जो आंदोलन का विस्तार हुआ वह लोक कथाओं के माध्यम से भी उस आंदोलन का विस्तार किया गया। तो इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे। देखिए, जो राष्ट्रवाद का विचार था वो भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करके आंदोलन से भी मजबूत हुआ। यानी कि जो आंदोलन भारत का मजबूत हुआ, राष्ट्रवाद आंदोलन, उसमें साहित्य की भी भूमिका काफ़ी अधिक रही। जो लोक कथाएँ थी उसकी भी भूमिका काफ़ी अधिक रही। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज कराना शुरू कर दिया। यानी कि जो लोक कथाएँ थी उसको गाया गया, आम जनता में, यानी कि आम नागरिकों तक, भारतीय आम नागरिकों तक उस गाने को, उस लोक कथाओं को पहुंचाया गया, जिससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना शुरू हुई। वह गांव-गांव घूमने लगे। यानी कि जो गाने वाले थे, जो लोक कथा गाते थे, वे गांव-गांव घूमकर लोक कथाओं को गाते थे और इसमें राष्ट्रवाद की भावना पहले से इस गानों में सम्मिलित रहती थी। तो वह गाने सुनकर लोगों में, आम नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना क्या होती थी? पनपती थी। अब इन लोगों का मानना यह था कि यह कहानी जो है, यही कहानी हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से क्या हुई है? दूषित हो गई। यानी कि इस गानों में भारत के, प्राचीन भारत की जो सुंदरता थी, जो
विकास हुआ भारत का, प्राचीन भारत का, जैसी स्थिति थी प्राचीन भारत की, प्राचीन भारत की जो संस्कृति थी उसको इन गानों में क्या किया जाता था, दर्शाया जाता था। और फिर इसके बाद ये बताया जाता था कि किस तरह से भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे इन बाहरी लोगों ने क्या किया है, खराब किया है, दूषित किया है, नष्ट किया है। तो अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए ही इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। यानी कि उन्होंने अपने गानों में आगे बताया कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति, सभ्यता है, उसको बचाने की आवश्यकता है। और ये कैसे बच सकती है, हमारी प्राचीन संस्कृति तभी बच सकती है जब हम क्या करें, हम अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, जो गुलामी से जकड़ा हुआ देश है उसको आज़ाद कराने के लिए क्या करें, आंदोलन करें, क्रांति करें, तभी जाके हमारी संस्कृति बच सकती है और हमारा विकास हो सकता है। तो अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस परंपरा को बचा कर रखना जरूरी था। जो बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गाथा गीत और बाल गीत, यानी कि लोकगीत, बाल गीत, इनके माध्यम से क्या किया, उन्होंने राष्ट्रवाद का प्रचार और प्रसार किया। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। इसके साथ साथ मद्रास में नटेशा शास्त्री ने क्या, एक लोक कथा लिखा जिसका क्या नाम था, द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। उनके द्वारा क्या लिखा गया, द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। तो यह किसके द्वारा लिखा गया, नटेशा शास्त्री के द्वारा। और ये किस भाषा में लिखा गया, ये जो लिखा गया द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, यह नटेशा शास्त्री के द्वारा तमिल भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया, तमिल भाषा में लिखा गया था। और यह जो विशाल संकलन था, यह 4 खंडों में प्रकाशित हुआ। ये जो द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया था उसको तमिल भाषा में लिखा गया और ये 4 खंडों में प्रकाशित किया गया। देखिए, जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में ज़्यादा जागरूक होते गए। यानी कि आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाया। और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया। बंगाल में क्या किया गया, एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया जो 3 कलर का था। कौन से कलर का था, हरा था, फिर पीला था, और एक और कलर था कौन सा, लाल। यानी कि पश्चिम बंगाल में झंडा तैयार किया गया, भारत का झंडा जो 3 कलर का था, हरा, पीला और लाल। अब इसने क्या किया, ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक मतलब कि अर्धचंद्र दर्शाया गया। और 1921 तक क्या हुआ, सन 1921 तक क्या हुआ, गांधी जी ने भी स्वराज्य का झंडा तैयार कर लिया। यानी कि गांधी जी ने भी, जैसे बंगाल ने एक झंडा बनाया, उसी तरह से गांधी जी ने एक देश के लिए एक झंडा बनाया, स्वतंत्र देश के लिए एक झंडा बनाया जो किस कलर का था, सफ़ेद, हरा और लाल था। 1921 में सफ़ेद, हरा और लाल 3 कलर का महात्मा गांधी जी ने क्या किया, झंडा तैयार किया। जैसे कि बंगाल में झंडा तैयार किया गया था किस कलर का, हरा, पीला और लाल कलर का, उसी तरह से महात्मा गांधी जी ने क्या किया, 1921 में 3 कलर का झंडा तैयार किया जो सफ़ेद, हरा और लाल था। और इसके मध्य में क्या था, पुराने झंडों को हमने देखा होगा कि जो भारतीय पुराना झंडा था उसके बीच में क्या था, महात्मा गांधी जी क्या जो चरखा था उसको दर्शाया गया था। और वो चरखा किसका प्रतीक था, वो चरखा जो था वो स्वावलंबन का प्रतीक था। किसका, स्वावलंबन का।
तो उसके बाद जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। तो इस तरह से भारत में दो प्रकार के झंडे बनाए गए, एक बंगाल में और एक स्वयं महात्मा गांधी ने बनाया। अब इसके बाद क्या हुआ, इतिहास की जो राष्ट्रवाद की पुनर्व्याख्या जो है राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का, वह एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय इतिहास है वो काफ़ी समृद्ध रहा है। भारतीय संस्कृत हो, जो पुराने समय की भारतीय इतिहास रहा हो, वो क्या है, काफ़ी समृद्ध रहा हो। चाहे वो किसी भी, चाहे मुगल काल के बारे में हम अध्ययन करें, या गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करें, या इससे पहले मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करें, वो प्राचीन जो भारत है वो क्या है, वह काफ़ी पुराने समय से ही फलता फूलता रहा है, और उसने काफ़ी क्या किया था, प्रगति की थी। तो उसको पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, फिर कानून हो गया, दर्शन हो गया, हस्तकला, व्यापार, ये सब क्या थे, पुराने ज़माने में, यानी पुराने ज़माने का मतलब प्राचीन जो इतिहास रहा है, मध्य युग से पहले का, प्राचीन काल से मध्य युग के बीच का जो इतिहास रहा वो उसमें विज्ञान का, गणित का, धर्म, संस्कृत का, इन सभी का क्या हुआ, काफ़ी विकास हुआ। और उनका क्या कहना था, उनका कहना यह था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं मुगल काल के बाद से भारत गुलाम बनना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मुगल काल के बाद से ही अंग्रेज भारत में 1600 में, सन 1600 ईस्वी में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और फिर वह व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। लेकिन धीरे धीरे भारत की कमियों को देखकर, उन्होंने भारत की राजनीतिक कमियों को देखकर यहाँ की कमजोरियों का लाभ उठाया और क्या किया, धीरे धीरे भारत पे कब्जा कर लिया। तो उन सभी इतिहासों को पढ़ाए जाने की आवश्यकता, उससे क्या होगा, उससे भारतीय जागरूक होंगे। उन्हें ये लगेगा कि हम क्या है, कमज़ोर नहीं है, हम अपनी समस्याओं से निपटारा कर सकते हैं। हम अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, आंदोलन करके उन्हें अपने देश से निकाल सकते हैं। तो लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं भी थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था, जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक थे। इसलिए अन्य समुदाय के लोग अलग थलग महसूस करने लगे, क्योंकि जो भी इतिहास बात कर रहा है वो ज़्यादातर हिंदुओं का इतिहास ही रहा। मुगल भी हो गए तो वो तो बाद में शासन किए थे, लेकिन वो भी क्या है, बाहरी ही थे। मुगल लोग बाहरी थे, गजनवी काल बाहरी था, दिल्ली सल्तनत के लोग भी हम कह सकते हैं कि बाहरी, जो मुख्य भारतीय लोग थे वो क्या थे, गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, वर्धन वंश, ये मुख्य भारतीय थे, बाकी लोग तो बाहरी ही थे। तो जब ये इतिहास के बारे में बात की जा रही थी कि इतिहास को जानने की आवश्यकता है, तो उसमें जो दूसरे धर्म के लोग थे वे क्या होते थे, अलग थलग हो रहे थे, क्योंकि वो पूरा जो इतिहास था वो किसका था, हिंदुओं का था। अब इसमें का लास्ट पॉइंट है निष्कर्ष। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। देखिए, अंग्रेजों ने काफ़ी शोषण किया भारतीयों का, हर तरह से शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, धार्मिक शोषण किया, राजनीतिक, हर प्रकार से भारतीयों का शोषण किया। तो वह जो संघर्ष था धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा, और जिससे भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी बढ़ने लगा। महात्मा गांधी जो थे उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने क्या किया, लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। महात्मा गांधी ने उन लोगों के असंतोष को, उन लोगों के गुस्से को एक आंदोलन का रूप दे दिया, और वही आंदोलन क्या हुआ, देश में धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। देखिए, उन्होंने जो आंदोलन चलाया वो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसलिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी का जो आंदोलन था वो देशव्यापी आंदोलन चलाया, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो जाए, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या बाद में जाके भारत छोड़ो आंदोलन। जब जब उन्होंने आंदोलन चलाया तो वो आंदोलन कैसा था, देशव्यापी आंदोलन था। उसमें लगभग पूरे देश ने हिस्सा देखा है क्या, कि लेकिन जैसा कि हमने क्या देखा, हमने देखा है कि आंदोलन में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग के अलग अलग आकांक्षाओं और
अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। देखिए उनकी जो शिकायतें थी वो बहुत ही व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। और इसका दूसरा कारण क्या था? जो दूसरा कारण यह था कि कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए, यानी कि यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया गया कि कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यानी कि मांगे सबकी थी, हर धर्म के लोगों की अलग अलग मांगे थी, तो सबको एकता के सूत्र में महात्मा गांधी जी ने बांधने का प्रयास किया। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था और कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव का चरण आ जाता था। तो हम मुख्यतः यह कह सकते हैं, मुख्यतः यह कहा जा सकता है कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। तो आपने इस अध्याय में क्या पढ़ा? आपने इस अध्याय से क्या सीखा? इसमें यही था कि जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसको पहले तो जातियों ने, धर्म के लोगों ने धीरे धीरे, क्योंकि राष्ट्रवाद जो शुरुआत हुई थी वो पूरे देशव्यापी आंदोलन था। देशव्यापी आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ? पहले किसानों ने, फिर श्रमिकों ने उसमें हिस्सा लिया, गरीबों ने, आदिवासियों ने, फिर मुस्लिमों ने उसमें हिस्सा लिया, छोटे जातियों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। और ये आंदोलन सिर्फ इसी तरह से नहीं बल्कि साहित्य के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से भी इसका क्या किया गया? राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया गया, यानी कि इसको फैलाया गया। इसमें इतिहास का, साहित्य का, लोकगीतों का, रचनाओं का, पेंट का, चित्रों का, सबका योगदान रहा। तो यही था राष्ट्रवाद की भावना, यानी कि सभी लोगों ने इसमें अपने अपने तरीके से इसमें हिस्सा लिया। और बाद में जाके क्या हुआ? भारत आखिरकार इन आंदोलनों के कारण क्या हुआ? धीरे धीरे जाके अंग्रेजों की स्थिति भी धीरे धीरे बाद में जाके कमज़ोर होने लगी और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो ये था आज का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।